तो हेलो दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो के साइंस क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत करता है। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 1 बिलियन, जो केमिस्ट्री का है। जो इससे हमारे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, सात सात नंबर के। ठीक है। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो 3 से 4 नंबर के हर साल। तो एक तो 4 नंबर का तो हर साल इस 3 टॉपिक से फंसता है। तो इस साल भी फंसेगा 2026 में भी। तो चलिए समझ लेते हैं टॉपिक। ठीक है। पहले चलिए समझ लेते हैं मोलरता किसे कहते हैं। इसमें आपको बताएंगे मोलरता, मोललता और मोलंस। तो चलिए पहले मोलरता समझ लेते हैं। तो चित्र बनाते हैं पहले। ये बन गया हमारा चित्र और ये है विलय। चलिए पहले एक बात हम और समझ लेते हैं। ये मालूम है आपको बिलियन किसे कहते हैं? बिलियन किसे कहते हैं? तो आपको बता दें, एक होता है विलय और एक होता है विलायक। और जब ये दोनों विलय और विलायक मिलते हैं तब जाके एक बिलियन बनता है। ठीक है। तो आप समझ लेते हैं। आप क्या होंगे, विलय और विलायक क्या है? तो माना शरबत तो आपने पिया ही होगा। शरबत तो हर कोई पीता है। आज के ज़माने में तो पीता नहीं, फिर भी शरबत शरबत का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको पता ही होगा शरबत कैसे बनता है। ठीक है। माना शरबत, सॉरी, शरबत। ठीक है। शरबत कौन कौन चीज़ों से बन के मिला था? एक चीनी, चीनी और नींबू वगैरह। तो हम चीनी खाली रखते हैं, प्लस पानी। चीनी और पानी से ही मिलके शरबत बनता है। ठीक है। तो आपको बता दें, तो चीनी क्या है? चीनी ये क्या है? विलय है। चीनी क्या है दोस्तों? विलय। और पानी क्या है? विलायक। और एक बात बता दें आपको, जो चीज़ घोली जाती है, ठीक है, उसे कहते हैं विलय। और चीज़ जिसमें घोला जाता है, ठीक है, मतलब जे विलय पानी में घोला जा रहा है, मतलब विलय। जो चीनी है वो पानी में जा रही है, पानी चीनी में नहीं आ रहा है। ठीक है। तो आपको बता दें, तो ये विलायक हो गया, ये विलय हो गया। जो चीज़ घोली जाती है वो विलय होता है, जिसमें घोली जाती है वो विलायक होता है। ठीक है। ये 100% याद करके रखना। तो उम्मीद है आपको विलयन समझ में आ गया होगा क्या होता है। ठीक है। तो ये हो गया विलय, ये हो गया विलायक, तो बराबर बिलियन। ठीक है। ये हो गया बिलियन। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अरे भाई मिट जा। तो आ जाइए इसमें। ये क्या है जो आपको छोटे छोटे डॉट डॉट दिख रहे हैं? क्या है? एक पदार्थ ही है, पदार्थ तो है। क्या है? पदार्थ। ठीक है। पदार्थ है। पदार्थ को क्या कहेंगे? अरे भाई, क्या पदार्थ? पदार्थ को क्या कहेंगे? विलय। पदार्थ को विलय कहेंगे। ठीक है। तो ये क्या है? विलय। और ये जो दिख रहा है आपको सफ़ेद सफ़ेद, ये क्या है? विलायक है। ये क्या है? खाली जो पड़ा है ये पानी है। ठीक है। विलायक हो गया। ठीक है। ये क्या हो गया? विलायक हो गया। और ये दोनों मिला के क्या हुए? ये क्या हो गया? बिलियन। तो माना कितना 1 बिलियन है? 1 लीटर।
परिभाषा समझ लीजिए कैसे बनेगी। किसी 1 लीटर बिलियन के, या ऐसे समझ लीजिए, ऐसे कह दीजिए, किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। कैसे? किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो चलिए, शायद आपको समझ में आ गई हो, न समझ में आया तो हम बता रहे इधर क्या लिखेंगे। किसी बिलियन के ने 1 लीटर में क्या घुले बिले के घुले 1 लीटर में घुले बिले के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। तो उम्मीद है आपको बस एक लाइन की परिभाषा है यार, ये भी नहीं याद कर पाए तो फायदा क्या है। तो आपको बता दें, आपके पास कम से कम 8 से 9 महीने हैं अभी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटे मोटे टॉपिक तो चलते रहते हैं। तो बढ़ते हैं इसके सूत्र की तरफ। सूत्र क्या बनेगा इसका, तो लिख लेते हैं। क्या? मोलरता को कैपिटल एम से लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? बिले के मोलों की संख्या, बिले के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा? बिलियन का आयतन। जी हाँ, आयतन। ठीक है, बिलियन का आयतन। अब इसको उसमें लिख लेते हैं, दूसरी कैपिटल फॉर्म में। ठीक है, बड़ फॉर्म में जिसे कहते हैं। तो इसको इससे लिखते हैं, तो एम बराबर क्या हो जाएगा? बिले के मोलों की संख्या को किससे लिखते हैं? तो एन से लिखते हैं, बटे आयतन को बी से। आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, और अगर ये लीटर में रहेगा, ठीक है, तो ऐसे ही रहेगा। अगर आप इसे, जहाँ ये हमेशा ईमेल में ही रहता है, ये ईमेल में रहेगा तो 1000 की गुणा हो जाएगी, क्योंकि 1 लीटर में कितने ईमेल होते हैं? 1000 ईमेल होते हैं। तो ईमेल लिख दो, 1000 से गुणा करा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सवाल लगेगा तो इसी सूत्र पे लगेगा, तभी बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो आपको एक बात और बता दें, इसे भी नोट कर ले, या इसके आगे और भी सूत्र बनेगा। ठीक है, आपको बता दें, ये बिले के मोलों की संख्या, तो आपको बता दें, चूंकि इसे याद रखना, n बराबर कितना होता है? भार बटा अणुभार। बिले के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? भार बटा अणुभार। तो भार को किससे लिखेंगे? भार को लिखेंगे स्मॉल w बटा अणुभार को m से, स्मॉल m से। ठीक है, तो a होता है बिले के मोलों की संख्या बराबर, इसको याद रखना। ठीक है, तो सूत्र का क्या हमारा बन जाएगा? m बराबर क्या हो जाएगा? इसकी जगह पे सब रख देंगे,
W बटे क्या है, एम है ना, एम गुणे वी, जो क्या रहेगी एम एल में रहेगी दोस्तों, ठीक है। एम एल गुणे कितना हो जाएगा 1000, तो ये आपका सूत्र बन जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका सूत्र बन गया। और आपको बता दें इस सूत्र पे 100% एक न्यूमेरिकल 2 नंबर में हर साल पूछा ही पूछा जाता है। तो आपकी बोर्ड के नज़रिए से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। आप स्कूल में तो जाते ही होंगे, ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है, स्कूल में भी फास्ट कर देना, ठीक है। और इस पर न्यूमेरिकल 100% पूछा जाता है और स्कूल में भी लगवाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं बाद में मोललता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं मोललता। आपको एक बात बता दें दोस्तों, आपको बता दें मोललता और मोलरता में बस 1% का अंतर है, ठीक है। तो आपको अंतर बता दें, क्या क्या अंतर है उसमें। उसमें क्या था, उसमें था 1 लीटर, उसमें क्या था 1 लीटर, ठीक है। और इसमें हो गया 1 किलोग्राम। जहाँ पे 1 लीटर था वहाँ पे 1 किलोग्राम हो गया, बस इतना सा अंतर है परिभाषा में। तो समझ लेते हैं परिभाषा क्या है उसकी। बस वही चीज भाई साहब, वही चीज, ठीक है। तो बता दें परिभाषा, हमने मिटा दी, फिर से लिख देते हैं। क्या है, किसी बिलियन के उसमें क्या था 1 लीटर, इसमें हो गया 1 किलोग्राम में घुले, वही सेम भाई साहब, वही घुले बिले के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। जो भाई किलोग्राम हुआ है उसके हिसाब से सूत्र भी तो बदलेगा। तो सूत्र देख लेते हैं क्या बदल जाएगा। यहाँ था, वहाँ था मोललता, यहाँ हो जाएगा मोललता। तो मोललता क्या हो जाएगी, मोललता बराबर, वहाँ था विलय के मोलों की संख्या, सेम चीज रहेगी, विलय की मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या बटे, यहाँ वहाँ पे था बिलियन का आयतन, ठीक है। क्या था, बिलियन का आयतन, विलय का आयतन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलायक का भार, ठीक है। इतना बस इतना ही ध्यान रखो। वहाँ पे क्या था, विलय का आयतन, और यहाँ पे हो जाएगा विलायक का भार, ठीक है। वहाँ पर आयतन, यहाँ पे भार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विलायक का क्या, विलायक का भार, ठीक है। ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र हो जाएगा। तो इसे उस फॉर्म में लिख लेते हैं, क्या होगा, मोललता को ही कैपिटल एम से ही लिखते हैं, ठीक है। इसको भी
ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैपिटल M बराबर विलय के मोलों की संख्या, तो क्या हो जाएगी भाई सेम n बटे विलायक। विलायक को किससे लिखते हैं ये भी बता दें आपको, विलायक को कैपिटल M से लिखते हैं, कैपिटल W से लिखते हैं, ठीक है। जो विलायक का भार है उसको कैपिटल W से लिखते हैं, वो भी हम बता देंगे, ठीक है। लिख देंगे अच्छी तरह से, आप याद कर लीजिएगा किसको क्या कहते हैं। n हो गया, इससे क्या करते हैं, कैपिटल W से लिखते हैं, ठीक है। और अणुभार को वो विलय के मोलों की संख्या को n से लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसकी बात करें तो ये किलोग्राम में था, ये हो जाएगा इसमें भाई किलोग्राम में हो रहा है भाई, ठीक है, गुणे 1000, ठीक है। और आपको बता चुके हैं हमें एक बात और, क्या, चूंकि आपको बता चुके n बराबर क्या होता है, भार बट्टा अणुभार, विलय के मोलों की संख्या बराबर भार बट्टा अणुभार। तो भार बट्टा अणुभार क्या लिखेंगे, उसी में लिख देते हैं फॉर्म में, क्या हो जाएगा, क्या स्मॉल w, इसको लिखते हैं भार को, जो भार होता है उसको स्मॉल w से, ये याद ध्यान रखना, ठीक है, अच्छी तरह से, जो भार होता है उसे स्मॉल w से, और जो विलायक का भार होता है, ठीक है, विलायक का भार होता है वो कैपिटल W से, तो स्मॉल w, ठीक है, ये आपको पढ़ा चुके हैं। तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, n की जगह पे क्या आ जाएगा, WM, ठीक है, यही वाला है। और क्या हो जाएगा, गुणे का, यार नीचे लिख दो यहाँ पे, कैपिटल W गुणे में क्या हो जाएगा इधर, किलोग्राम में गुणे 1000, ये लीजिए आपका सूत्र बन गया। अब आपको बता दें और किसको क्या कहते हैं वो भी आपको बता रहे हैं, तो नोट कर लीजिएगा, ये देख लीजिए अच्छी तरह से। अब यहाँ पे बता दें आपको, कैपिटल W क्या कहते हैं, स्मॉल w को क्या कहते हैं, n को क्या कहते हैं, ये भी सब बता दें, नहीं तो आप कंफ्यूज आ जाओगे, ठीक है। तो पहले मोललता को क्या लिखते हैं, कैपिटल M से लिखते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मोललता बराबर ही आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मोललता यही लिख दीजिए, कोई भी रोक टोक नहीं है। तो अब बता रहे हैं आपको, यहाँ से स्टार्ट करें, n को क्या कहते हैं वो तो बता चुके, फिर भी लिख दें, आपको ध्यान रहेगा अच्छी तरह से। और कैपिटल W को क्या कहते हैं, और स्मॉल w को क्या कहते हैं, और स्मॉल m को क्या कहते हैं, ठीक है। तो n को क्या कहते हैं, विलय के मोलों की संख्या, और जो कैपिटल W है उससे क्या कहते हैं, विलायक का भार, वो तो लिखा ही है, विलायक का भार। और आपको बता दें विलायक का भार कौन कौन होगा, सवाल में दिया होगा, जैसे आपको बोल दिया जल कितने ग्राम है, तो क्या हो गया, विलायक का भार हो गया। जैसे NaCl दिया है आपको, तो वो क्या हो गया, अणुभार हो गया। NaCl का आपको निकालना पड़ेगा अणुभार, जैसे NaCl, Na का एग्जाम्पल ले लीजिए, Na का क्या होता है, Na का अणुभार जो है वो 23 होता है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप जब सवाल लगाओगे तो ऑलरेडी आपको ये 100% अपने आप आने लगेंगे, ठीक है। तो NaCl का कितना होता है, Cl का ऐसे ही होता है 35, ऐसे ही कुछ होता है 35.5, ऐसे ही कुछ होता है, तो मान लीजिए, हमें करेक्ट ध्यान नहीं है, फिर भी Na का 23, NaCl का 35, तो ऐसे 58 पॉइंट कुछ बनता है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है
58.5 NaCl का होता है, ठीक है। तो आपको वही रखना पड़ेगा कैपिटल M की जगह पे, स्मॉल m की जगह पे, ठीक है। ऐसे ही होता है सवाल, कोई चिंता वाली बात नहीं है। जब आप सवाल लगाओ, प्रैक्टिस इज द मोर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। तो बता दें, कैपिटल W को क्या कहते हैं, विलायक का भार, और स्मॉल w को क्या कहेंगे, वो भी अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, क्या कहेंगे, विलेय का भार, क्या विलेय। विलेय आपको बता चुके, क्या कौन सी चीनी हो गई, जो चीज़ घोली जाती है पानी में उसे विलेय कहते हैं। जो आपको ऐसे दिया होगा सवाल, माना दिया होगा 450 ग्राम जल में 50 ग्राम जल में NaCl को घोला गया है, तो मोलरता ज्ञात कीजिए, ऐसे सवाल हो गए। तो आपको बता दें NaCl क्या हो गया, विलेय हो गया, और 450 ग्राम जल है वो विलायक हो गया, तो उसमें घोलोगे तो क्या मोलरता होगी वो आपको ज्ञात करनी है। यही सूत्र वो वाला लगा देना, फटाक से आ जाएगा। तो बता दें कैपिटल M क्या है, विलेय का अणुभार है, अणुभार भी बता रहे हैं आपको, क्या होता है, वही होता है NaCl। NaCl का जब तोड़ोगे तो उसका अणुभार निकलता है, वही वो, उसकी चिंता मत लो, आपको वो पेपर में दिए ही रहता है। यहाँ जितने कॉन्स्टेंट होते हैं, कॉन्स्टेंट वो आपको दिए होते हैं, आपको कोई वो नहीं है, ठीक है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको ऑलरेडी दिए होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये भी देख लीजिए, मोलरता हो गया, मोलरता हो गया। अब देख लेते हैं आगे हैं मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है। तो चलिए अब देख लेते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज। इसके दो तरीक़े से पूछता है पेपर, या मोल अंश या मोल प्रभाज पूछेगा, मगर डिफिनेशन परिभाषा एक ही है, बस नाम दो दो रख दिए गए इसके हैं। तो लिख लेते हैं, क्या है, मोल अंश, मोल अंश या क्या, मोल प्रभाज, क्या, मोल प्रभाज, ठीक है, मोल अंश या मोल प्रभाज। ठीक है, तो पहले से समझ लेते हैं इधर, ठीक है। माना क्या है, एक बिलियन है जिसमें ए और बी, ए और बी क्या है, घटक है, ए और बी क्या है, घटक है, ए भी घटक है। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो परिभाषा इसकी समझ लेते हैं पहले। किसी बिलियन, ये क्या है, बिलियन ही तो है, किसी बिलियन में, ठीक है, किसी घटक का मोल प्रभाज, किसी बिलियन में, दोनों क्या है, मोल प्रभाज है, किसी बिलियन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के बराबर होता है, के अनुपात के बराबर होता है। ये थोड़ी डिफिनेशन कठिन है, कोई बात नहीं, इधर लिख लेते हैं अच्छी तरह से, तब समझ में आएगा। तो चलिए लिख लेते हैं इसे अच्छी तरह से, क्या है, किसी बिलियन में किसी घटक का मोल, किसी घटक का क्या, मोल प्रभाज, फिर क्या लिखेंगे, उस घटक के मोलों की संख्या,
इतनी है। ये जो आपको परिभाषा समझ में नहीं उसकी ट्रिक बता रहे हैं आपको। जो आप परिभाषा नहीं समझ में आ रही है उसको एक एक लाइन में अच्छी तरह से लिख लीजिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप लाइन, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लाइन, तो आपको 100% आए, कितनी भी कठिन परिभाषा हो, रटना तो है ही नहीं। तो किसी बिलियन में किसी घटक का मोल प्रभाज, फिर क्या लिखेंगे, उस घटक के मोलों की संख्या, ठीक है। फिर दूसरी स्टेप में आ जाइए, तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों, ये हो गई परिभाषा, बस 2 लाइन की है, मात्र 2 लाइन की। और आपको ये और बता दें, इसे चाय, जैसे चाय बनती है एक्स तरह, तुम चाय वाय भूल जाओ, बस आप एक्स याद रखो, एक्स, ठीक है। इसे एक्स से दर्शाते हैं, तो आपको लिखाएंगे नहीं, आप कंफ्यूज आ जाओगे, तो इसे समझ लियो एक्स से दर्शाते हैं, एक्स से। तो आपको बता दें इसका सूत्र, किसी घटक का मोल प्रभाज, ठीक है। तो लिख देते हैं, आप समझ में आएगी आपको परिभाषा अच्छी तरह से, ठीक है, देख लीजिए। तो पहले लिखेंगे ए का, ए क्या हो जाएगा, ए का मोल प्रभाज, ए क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ए का मोल प्रभाज, ठीक है। ए हो जाएगा एक्स, नीचे ए रहेगा तो ए का मोल प्रभाज, और फिर हो जाएगा एक्स बी, मतलब बी का मोल प्रभाज, ठीक है। तो ए का मोल प्रभाज, ए हो गया बी का मोल प्रभाज, अच्छी तरह से। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब इसका सूत्र लिख लेते हैं, ठीक है। सूत्र क्या हो जाएगा, अब और एक बात और समझ लेते हैं, क्या, एन ए और एन बी, तो एन ए क्या हो जाएगा, ए के मोलों की संख्या, ठीक है। और इधर हो जाएगा बी के मोलों की संख्या। अब निकालते कैसे हैं, ए का कैसे निकालते हैं, जैसे आपको दिया होगा किसी बिलियन में इतना बोला गया है, तो बिलियन का मोल प्रभाज ज्ञात करिए, ठीक है, बिले का मोल प्रभाज ज्ञात करिए। तो NaCl का आपको ज्ञात करना हो गया, दिया होगा, दो आपको दिए होंगे, मतलब 2 दिए होंगे आपके बिलियन। पहला दिया होगा किसी विलायक में इतना घोला गया है, 450 ग्राम में इतना घोला गया है, और 18 ग्राम में इतना घोला गया है, मतलब NaCl में। तो एक का बिले का बोल देगा मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालते हैं मोल प्रभाज, वो देख लेते हैं।
तो लिखते हैं, जिसे बोल दिया NaCl का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, विलेय। तो क्या लिखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे भाई, ए का बोल देगा ए का मोल प्रभाज। तो कैसे लिखेंगे, 1 से बराबर जिसका निकालते हैं मोल प्रभाज उसको हमेशा ऊपर रखते हैं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, Na प्लस NaB। अब परिभाषा आपको समझ में आए, किसी घटक का मोल प्रभाज, ठीक है, उस किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। अब आपको परिभाषा अच्छी तरह से समझ में आ गई। फिर एक बार बता रहे हैं, किसी घटक का मोल प्रभाज, ठीक है, ये क्या है, मोल प्रभाज, किसी घटक का मोल प्रभाज, ठीक है, उस घटक के मोलों की संख्या, इसी घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो सही से लिख लेते हैं इसे, सॉरी, x है Na बटा Na प्लस NaV, ये होगा ए का मोल प्रभाज। ये क्या हो गया, ए का मोल प्रभाज। अब लिख लेते हैं बी का मोल प्रभाज। क्या हो गया, बी का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, XB, जिसका निकालते हैं उसे ऊपर रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, NB बटा Na प्लस NB। हो गया। आपको बता दें, x से क्या है, ए का मोल प्रभाज, XB क्या है, बी का मोल प्रभाज, Na क्या है, ए के मोलों की संख्या, NaB क्या है, बी के मोलों की संख्या। तो आप अच्छी तरह से तीनों टॉपिक देख लें और अच्छी तरह से, आपको उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। तो ये क्लास आपको कैसा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं और किसी मज़ेदार वीडियो में। तो आज की वीडियो में यही सब। राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम।